करते हैं, कौन कौन आया देख लेते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। पूजा पटेल, मैत्री पटेल एंड खुशी सिंह। अच्छा, बाकी बच्चे छुट्टी पे चले गए क्या? आज से ही दिवाली का वैकेशन मना रहे। यस, एम आई करेक्ट? नहीं पता। कुछ पता होता है तुम लोगों की? नहीं होता, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत अच्छे बच्चे हमारे, इनको कुछ भी पूछो इनको नहीं पता। सर हमें कितने दिन का वैकेशन मिलेगा? हाँ, आज मैं उसके रिगार्डिंग ही आपसे बात कर लेता हूँ। आपका जो शेड्यूल मुझे मिला है मैं आपको अभी बता देता हूँ। पूरा शेड्यूल आपका देखो, आपका शेड्यूल क्या है। इस तरह से आपका शेड्यूल रहेगा एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, जो मुझे शेड्यूल दिया गया है। आपका 30 से लेके, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको कॉपी में, 30 से लेके 5/11 तक यहाँ पे आपका कोई क्लास नहीं रहेगा। ये आपका एग्ज़ाम चलेगा यहाँ पे, तो देयर विल बी नो क्लास। मतलब एक तरह से आपका वैकेशन ही है ना। देयर विल बी नो क्लास फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वैसे भी, तो कोई भी क्लास आपका ऑनलाइन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आपका मान लो फिज़िक्स का पेपर है, उस दिन हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लें आधे घंटे का एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपके जो डाउट्स है, रिविजन्स है, वो वगैरह एक बार जो डिस्कस हो जाए छोटा मोटा, वो हम कर सकते हैं। वो हमारे पे डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं करना चाहते तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको 6 तारीख को सबको स्कूल में आना रहेगा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। 6 नवंबर को सबको स्कूल में आना रहेगा सप्लीमेंट्री सबमिट करने के लिए, है ना। 6/11 को आप लोग आओगे, सप्लीमेंट्री वगैरह जो सबमिट करना रहेगा वो वाला आपका प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, 6 नवंबर को आपका सप्लीमेंट्री सबमिशन रहेगा। जो आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके सबमिशन के लिए आपको स्कूल आना है। ठीक है, उसके बाद 7/11 से लेके 11/11 तक आपके रेगुलर क्लासेस होंगे। 7/11 से 11/11 तक आपके रेगुलर क्लासेस होंगे। एंड देन 12/11 से 16/11, है ना। 12/11 से 16/11 ये आपका दिवाली वैकेशन रहेगा। ठीक है, और 17/11 से, है ना, 17/11 से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 17/11 से आपके वापस रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक ये शेड्यूल मेरे पास आया है, तो होप सो यही वाला शेड्यूल फॉलो होगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपके हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये शेड्यूल हमारे पास आया है, वो मैंने आपको डिटेल बता दिया। तो एक तरह से आप देखो तो आपकी दिवाली की वैकेशन यहाँ पे आपको कितने दिन मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको 8 डेज मिल जाएंगे, है ना। 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 8 दिन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
8 + 5 आपका 13 डेज का वैकेशन हो जाएगा। ये आपका 13 डेज का वैकेशन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो लोग अभी अभी ज्वाइंड हुए, 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक आपके एग्ज़ाम्स वगैरह रहेंगे। तो इस दौरान आपकी कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, तो आपका 8 दिन का वैकेशन यहाँ पे मिलेगा। 6 तारीख को सबको स्कूल में आना है सप्लीमेंट्री सबमिशन के लिए, जो आपका 5 तारीख तक एग्ज़ाम होगा। 6 तारीख को आपका सबमिशन डेट रहेगा। 7 से लेके 11 तक हमारे रेगुलर क्लासेस चलेंगे, ऑनलाइन वाले। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वैसे हम 7 से लेके 11 तक तब भी पढ़ेंगे। 12 से लेके 16 तक ये टाइम रहेगा आपका दिवाली वैकेशन का। यहाँ पे आपको वापस 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। 17 ऑनवर्ड्स आपके फिर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल वैकेशन आपका हो जाएगा 8 डेज + 5 डेज। तो ये आपको 13 डेज का वैकेशन टोटल मिल रहा है नेट। बात समझ आई सबको? हाँ, दिवाली के बाद स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी उसका अभी कोई भी डिसीजन मेरे को पता नहीं चला है। तो अगर खुलेगी तो अच्छी बात है, और अगर ना खुलेगी तो ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज़ चलती रहेंगी। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन आया नहीं है। वी होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है खुल भी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर रोटेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें सब लोग। अभी तक का जो आपका शेड्यूल है मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपकी वैकेशंस रहेगी। सबको समझ आ गया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसमें भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। अभी तक का जो सर्कुलर मेरे को मिला है एज पर द शेड्यूल, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जो शेड्यूल मेरे को स्कूल की तरफ से मिला है। ठीक है, मेरा खुद का कुछ बनाया हुआ शेड्यूल नहीं है ये स्कूल की तरफ से जो मुझे प्रोवाइड किया गया है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई चेंजेस होंगे, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए मेरे ख्याल से, सब कनेक्ट हो गए। अच्छा, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, ऑफलाइन वर्क, बहुत ही कम बच्चों ने सॉल्व किया था और बाकी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था। अच्छा, कल के क्वेश्चंस में लास्ट वाला बताओ ना। हाँ, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है क्या? पहले क्वेश्चन में बहुत सारे सब पार्ट्स थे, सबने सारे सॉल्व कर लिए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मैंने आपको कल फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसके बहुत सारे सब पार्ट्स आपको दिए थे, सबने सॉल्व किए थे वो? यस? हाँ, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई किसी को? पहले क्वेश्चन के सब पार्ट में टोटल कितने सब पार्ट्स थे उसके देखो इधर। टोटल आपके फर्स्ट क्वेश्चन में थे, पहले क्वेश्चन में आपको 14 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए थे। 14 क्वेश्चंस वेर देयर इन योर फर्स्ट क्वेश्चन, 14 सब पार्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। 14 के 14 आपसे सॉल्व हो गए थे सबसे, या किसी सब पार्ट में डाउट आया? अच्छा, सेकंड वाले में डाउट आया। सेकंड क्या होता है देखो, मोमेंट। तो मोमेंट आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, रोटेशन वाले में, लेकिन मैं इधर उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए आप खाली इसके फॉर्मूले को याद रख लो, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हम सबको पता है, विच इज़ m/l(t)-2, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l।
तो यहाँ से आपको मोमेंट का डायमेंशन मिल जाएगा ml2t-2, बस दैट्स इट। इतना आपको करना आना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड सब पार्ट में डाउट आया, चलो सेकेंड सब पार्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट किस में डाउट आया? इम्पल्स का सबने निकाल लिया था, इम्पल्स, पावर, फ्रीक्वेंसी, ये सब के डायमेंशंस निकाल लिए थे। अच्छा, 10th वाले में डाउट आया है। 10th वाला कौन सा है? देखो, परमिटिविटी। हाँ, ये भी आपका परमिटिविटी जो है ये आपको 12th क्लास में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था तो मैंने आपको दे दिया। 10th वाला जो सब पार्ट, दैट इज़ योर परमिटिविटी, ये आप जब 12th क्लास में आओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। इसका फॉर्मूला लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आप इसका डायमेंशन निकाल सको। इसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε Q1 Q2/r²। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं ना, F = Gm1m2/r², वैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में। दो चार्ज अगर हमारे पास है 1 और 2, उन दोनों के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपका परमिटिविटी आता है, दैट इज़ योर एप्सिलन। अब यहाँ पे आपको एप्सिलन का डायमेंशन निकालना है, तो पहले आप एप्सिलन का फॉर्मूला लिख दो। सिंपली यू कैन राइट F × r²/Q1 Q2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलन। ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या हमने? ये 1/ε हो जाएगा ना। अच्छा, एप्सिलन का फॉर्मूला क्या होगा आपका? Q1 Q2 एप्सिलन इज इक्वल टू Q1 Q2/4πr² × F। ठीक है, ये आपका एप्सिलन हो गया। तो अब Q1 Q2 का डायमेंशन हमें निकालना आना चाहिए, है ना। Q1 Q2 क्या होता है आपका? Q1 मतलब चार्ज होता है आपका, है ना। तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर और टाइम का डायमेंशन होता है टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा AT × AT अपॉन 4π का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है। r² का मतलब हो गया L², और फोर्स का जो डायमेंशन होता है क्या होता है? mlt-2। तो यहाँ से आपका एप्सिलन का डायमेंशन आ जाएगा। एप्सिलन का डायमेंशन जो है आपका हो जाएगा विच इज़ A² T² L की पावर कितना हो गया? 3। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L की पावर -3 M की पावर -1 और T की पावर 2। ठीक है, तो अब इसमें देखो कॉमन टर्म्स कौन कौन से हो गए? T की पावर 2, T की पावर 2 आपका हो जाएगा T की पावर 4। तो यू कैन राइट M-1 L-3 T+4 and A²। दिस विल बी द डायमेंशन फॉर दिस एप्सिलन। ठीक है, ये एप्सिलन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। सबको समझ आया कैसे हमने निकाला? यस, ये जो फॉर्मूला है आपको एज इट इज़ फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला याद रखोगे तो डायमेंशन आप इजीली निकाल लोगे, है ना। जैसे ही आपको फॉर्मूले पता रहते हैं तो डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी 11th क्लास में आप डायमेंशन पढ़ रहे हो तो डायमेंशन आपसे 11th क्लास के ही पूछे जाएंगे, 12th क्लास के नहीं पूछे जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाए, है ना। लेकिन डायमेंशन वाला जो टॉपिक है ये हर चैप्टर में लिंक करता है, क्योंकि हर चैप्टर में आप कुछ ना कुछ फॉर्मूले या कुछ ना कुछ पैरामीटर्स इस तरह के पढ़ोगे जिसके आपको डायमेंशन निकालने आने चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, इसमें जिसको नहीं आया तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इसका इक्वेशन नहीं पता था इसलिए आपने इसका डायमेंशन नहीं निकाला। अगर आपको इक्वेशन पता होता तो आप इसका डायमेंशन ज़रूर निकाल लेते, है ना।
तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कौन सा सब पार्ट था नेक्स्ट? है ना, बाकी आपसे हो गए थे सारे। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, इसके अलावा कोई डाउट था तो बता दो। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला, अच्छा लास्ट वाला यंग्स मॉडुलस, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हो आप। देखो सरफेस टेंशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम इज 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था N1U1 इज इक्वल टू N2U2। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे। तो N1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 72। U1 यूनिट दिया हुआ है डाइन्स अपॉन सेंटीमीटर। N2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा, SI यूनिट क्या होता है? डाइन का SI यूनिट होता है न्यूटन, और सेंटीमीटर का SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है, SI यूनिट आपको पता है। अब हम सबको पता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर 5 डाइन्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो डाइन से डाइन कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका N2 का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 72 इंटू 100 अपॉन 10 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10 की पावर -3। -3 का मतलब 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये आपका एसआई सिस्टम में आंसर हो जाएगा, है ना। तो एसआई यूनिट में आपका आंसर क्या आएगा? 0.072 न्यूटन पर मीटर। सबको समझ आया कैसे हमने निकाला आंसर? क्वेश्चन नंबर 4, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करोगे। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? क्वेश्चन नंबर 5 भी बताऊं? चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो। ऑल्सो सी क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5 it is given that the value of acceleration due to gravity is, acceleration due to gravity का मतलब होता है स्मॉल g। स्मॉल g का वैल्यू आपको दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में हमें निकालना है। तो हमारे पास वापस वही तरीका है। देखो फंडा हमारा सेम रहेगा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब N1 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 980। तो हमने यहाँ पे पुट किया 980
u1 का वैल्यू है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू n2 हमें फाइंड करना है, और u2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है किलोमीटर अपॉन आवर का स्क्वायर। ठीक है, अब किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 10⁵ सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁵। सिमिलरली 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और सेकेंड्स कितने होते हैं? 60, तो 60 × 60 इसका हो जाएगा, ये आपके सेकेंड हो गए, इसका आप कर दोगे स्क्वायर, है ना। जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3600 का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों यूनिट्स आपके सेम हो गए, यहाँ भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 980 × 3600 का होल स्क्वायर अपॉन 10⁵। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे आप, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका n2 का वैल्यू होगा, और वो आंसर आपका किस में होगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। सबको समझ आया कैसे हमने किया इसको? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा समझ आ गया कैसे हमने कन्वर्ट किया एक यूनिट से दूसरे यूनिट में? चलो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता था, मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं आपको बोलता 980 आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है ना। अगर मैं आपको बोलता बेटा इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो हम सबको इसका आंसर पता ही ऑलरेडी, है ना। जी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होता है? 9.8। हम सबको ये वैल्यू याद रहती है, लेकिन हम चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, देखो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर n1 u1 विच इज़ इक्वल टू n2 × u2। u2 का वैल्यू है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो बस 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो n2 का वैल्यू आ गया 980 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 9.8। हम सबको पता है कि g का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि g का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इतना होता है। सबको समझ आया? यस हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में। ये तो सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम एक और स्पेशल वैरायटी डिस्कस करने वाले हैं। एक और स्पेशल वैरायटी हम डिस्कस करेंगे अभी, जिस पे बहुत तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, है ना। आज आपको डायमेंशन फॉर्मूले की पूरी फील आ जाएगी। चलो, नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है डायमेंशन का, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, तो हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक आपका सिंपल पेंडुलम है आपके पास, ऐसा आपका सिंपल पेंडुलम है ना, ऐसे घूम रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पे, है ना।
वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है जी पे। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला निकालने के लिए या रिलेशन निकालने के लिए हम वापस किसका यूज़ करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, इसका डायमेंशन का यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखो आप, हाउ कैन वी यूज़ दिस। तो जैसा कि मुझे सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। मुझे नहीं पता इसका कितना पावर आएगा, तो मैंने मान लिया मास की पावर a है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर b। मुझे नहीं पता l का कौन सा पावर आएगा, हो सकता है l का पावर 1 आए, 2 आए, 3 आए, मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड करना है। और टाइम पीरियड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू g का पावर c। ठीक है, मुझे खाली इतना क्वेश्चन में पता रहेगा कि आपका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का m पे डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है और g पे डिपेंड कर रहा है। और क्वेश्चन बोला होगा व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाउ कैन वी कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर द गिवन कंडीशन। ठीक है, सबको ये बात समझ आई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं डायमेंशन पे, है ना। डायमेंशन पे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सब लोग समझेंगे। तो मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, मेरा इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब जब मैं तीनों को कंबाइन करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज़ प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, l का पावर b एंड g का पावर c। ठीक है, अब हम सबको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया k, m का पावर a, l का पावर b एंड g का पावर c। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं हर क्वांटिटी का डायमेंशन पुट करूँगा, है ना। सो ये आपका टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, t, विच इज इक्वल टू k टाइम्स m। क्या है आपका मास, तो मैं लिखूंगा मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, कैपिटल M का पावर a। l क्या है आपका लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L, तो कैपिटल L का पावर b। g क्या होता है आपका, g होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, l t माइनस 2, इसका पावर कितना है c। ठीक है, तो मैंने सबके डायमेंशन फॉर्मूले को पुट कर दिया, मैंने सब क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले को पुट कर दिया। ये स्टेप तक सबको समझ आया, इस स्टेप तक सबको क्लियर हुआ व्हाट आई हैव डन। यस, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट। बेटा यहाँ तक सबको समझ आया कि हमने क्या किया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब जैसे ही हमने फॉर्मूले पुट कर दिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका खाली टाइम का पावर कितना है 1, राइट हैंड साइड में टाइम का पावर कितना है, देखो राइट हैंड साइड में आपका टाइम का पावर है -2c। तो मैंने कंपेयर किया, दोनों के टाइम को कंपेयर किया, इसके टाइम का पावर कितना है 1 और यहाँ पे टाइम का पावर कितना है -2c। ठीक है, तो आई कैन राइट लाइक दिस -2c विच इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू आ गया -1/2। सिमिलरली अब मैं देखूँ लेंथ, तो लेंथ का पावर कितना है यहाँ पे b, और लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो लेंथ तो है ही नहीं यहाँ पे,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ l का पावर 0। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? m का भी कोई टर्म नहीं आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ m का पावर 0। जिसका कोई भी टर्म नहीं आ रहा तो मैं उसका पावर क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। तो अब मैं कंपेयर करूंगा, देखो तो मेरा l का पावर क्या है यहाँ पे? b, और यहाँ पे l का पावर कितना है? c। यहाँ पे भी तो है, तो b प्लस c, एक इक्वेशन मुझे और मिलेगा विच इज b प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस c के बराबर, और c का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। c का वैल्यू कितना आ गया? -1/2। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1/2। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1। अब कंपेयर करते हैं मास का पावर। तो मास का पावर कितना है यहाँ पे? a, और यहाँ पे कितना है? 0। तो a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यूज़ पता चल गई है ना, हमें सबकी वैल्यूज़ पता चल गई। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। अब हम देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मूला हम सबको पता है, हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, दिस इज अवर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा वापस से, t इज इक्वल टू k। अब मैं फॉर्मूला देखो कैसे डिज़ाइन करता हूँ। t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। आई कैन राइट लाइक दिस, t इज इक्वल टू k, m की पावर a मतलब 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। अब ऐसा ही सिस्टम में आपका ये k का वैल्यू कितना होता है? 1। तो मेरा t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m की पावर 0, m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 1/2 है ना। ऐसा ही सिस्टम में इस k का वैल्यू होता है। इस k का वैल्यू हमें नहीं भी पता तो उसको k के फॉर्म में ही रहने दो आप ज़्यादा उसमें झंझट मत करो, फालतू की झंझट हमें करनी ही नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, k को k ही लिख देते हैं, k को हमने k ही लिख दी। m की पावर 0 का मतलब हो गया 1, l की पावर 1/2 मतलब √l, और g की पावर -1/2 मतलब अपॉन √g। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? t इज इक्वल टू k √of l/g। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो किस तरह से हमने फॉर्मूला डिज़ाइन किया ये भी हम डायमेंशन से सीख सकते हैं कि हाउ टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सबको समझ आया पॉइंट? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशन पे, आज हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब आप लोग भी ट्राई करोगे, है ना, सब लोग को ट्राई करना है और साथ साथ सॉल्व करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज करो मैंने आपको बोला द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, पानी की जो वेलोसिटी है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, है ना। वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ये आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ, डेंसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, योर वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स। यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ v। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v? क्वेश्चन में खाली इतना दिया रहेगा, अब आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना खाली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन फाइंड द
फॉर्मूला बाय डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो वापस से सेम प्रोसेस करेंगे हम, देखो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर a, रो की पावर b एंड g की पावर c। हमें नहीं पता तो हमने पावर एज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट विल डू, वी विल राइट v इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा की पावर a, रो की पावर b एंड g की पावर c, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबके डायमेंशंस को पुट करेंगे। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1 विच इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का होता है एल, एल की पावर a, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो इसका डायमेंशन होता है एम एल माइनस 3, इसकी पावर हो गया b, और g क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2, इसकी पावर कितनी हो गई c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वी हैव टू कंपेयर बोथ द साइड्स, है ना, वी हैव टू कंपेयर द पावर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद द पावर्स ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब सिंपली आपको कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो पहले हम l से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। l का पावर कितना है यहाँ पे 1, m का पावर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m का पावर 0, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो मैं लिख दूंगा m का पावर 0, ताकि मुझे कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, k टाइम्स l का टोटल पावर कितना है वो देख लो। तो l का पावर यहाँ पे a है माइनस 3b प्लस c, l का टोटल पावर हो जाएगा a माइनस 3b प्लस c। वैसे ही आप m का टोटल पावर लिख दोगे, m का टोटल पावर हो जाएगा b, वैसे ही आप t का टोटल पावर लिख दोगे, t का टोटल पावर यहाँ से कितना होगा, देखो t खाली यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 2c, और इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो, m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो l का पावर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना l का पावर a माइनस 3b प्लस c, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा a माइनस 3b प्लस c विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा, m का पावर 0 है और यहाँ पे m का पावर b है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर, है ना। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड। थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगा t का पावर कितना है माइनस 1 और यहाँ पे पावर कितना है माइनस 2c, सो आई कैन राइट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2c, तो c का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो अब ये दो वैल्यूज़ को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे a का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो b का वैल्यू 0, c का वैल्यू कितना है 1/2, तो a का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अब मुझे सबकी वैल्यूज़ पता चल गई, है ना। a का वैल्यू 1/2, मुझे सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पता चल गई, है ना, सारे पैरामीटर्स की वैल्यू मुझे पता चल गई। a का वैल्यू आपका 1/2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू कितना हो गया, अगेन 1/2, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अब फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मेन इक्वेशन पे चले जाना है, जो आपका बेसिक इक्वेशन था ये वाला, ठीक है। इस इक्वेशन पे हमें फिर से आ जाना। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स
लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। v इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। तो वैल्यू आपको खाली पुट करना है, लैम्डा की पावर 1/2, रो की पावर 0, जी की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा k टाइम्स लैम्डा की पावर 1/2, रो की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और ये हो जाएगा g की पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k टाइम्स रूट लैम्डा, 1/2 मतलब रूट लैम्डा इंटू रूट जी, विच इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी। दिस इज योर वेलोसिटी। सो ये आपका फाइनल फार्मूला होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला। सबको समझ आया कैसे हमने निकाला इक्वेशन? यस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको डायमेंशंस आते हैं तो आप डायमेंशंस पुट करके कंपैरिजन कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यू हैव टू कंपेयर ऑन बोथ द साइड्स। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे और मुझे आंसर बताओगे। सब लोग करना चाहोगे? यस। क्या आप लोग ट्राई करोगे एक सवाल? एवरीवन, इस टाइप का एक सवाल आप लोग ट्राई करोगे? यस, खुद से करो, आपको मज़ा आएगा। खुद से आंसर निकालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सपोज करो आपको मैंने दिया हाँ, सपोज करो हमें वर्क का फॉर्मूला निकालना। तो मैंने आपको बोला वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, work is directly proportional to time, and work is directly proportional to velocity. It is given that work is directly proportional to force, time and velocity. Then obtain the formula for work done. What is the formula for work done? सब लोग ट्राई करोगे? It is given in the question, work is proportional to force, time and velocity. Then obtain the formula for work done. सबको ट्राई करना।
यस, सबके आंसर आ गए लगभग। पूजा पटेल ML2T-1। बेटा फॉर्मूला निकालना है आपको, डायमेंशन नहीं निकालना है। आप लोग डायमेंशन क्यों निकाल रहे हो? मैंने आपको बोला है वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है हमको। आप लोग डायमेंशन क्यों बता रहे हो निकाल के? मैंने आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताना है, फोर्स के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में और वेलोसिटी के फॉर्म में। वर्क डन का फॉर्मूला आपको बताना है। समझ आ रही है? मैंने डायमेंशन नहीं पूछा है। चलो सब लोग सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप करेंगे वर्क डन का फॉर्मूला निकाल के, ठीक है? वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली। ऑल ऑफ यू विल सेंड योर आंसर। Bye bye to all of you.